लोकतंत्र की ना बड़ी खूबसूरती है भाई साहब। वो खूबसूरती ये है कि कोई भी चुनावी हार या जीत अंतिम नहीं होती, जनता एक बार फिर मौका देती है। और मुझे लगता है कि जो पब्लिक है ये सब जानती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि अक्सर जो दल बदलू होते हैं, थाली के बैंगन होते हैं या कह दीजिए बेपैंदी के लोटे होते हैं, आया राम गया राम कोई अभी इसी बात से नहीं शुरू हुआ है, होता आया है। जनता उन्हें देखती है, परखती है और बार बार मतादेश के साथ धोखा करने की सजा भी देती है। उसका मैं तो उत्तर प्रदेश में आप थाली का बैंगन किन पार्टियों को मानती हैं? देखिए, आप समझदार को इशारा काफी जनता को बताइए ना, खुल के बताइए, जनता भी तो मैं सबको बता रही हूँ। मैं तो छुप की बात ही नहीं करती। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बेपैंदी का लोटा या थाली का बैंगन अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का करता है तो अपना करता है, क्योंकि उसका इस्तेमाल बंद हो जाता है। ऐसे लोटे में कौन पानी डालेगा, दूध डालेगा, दही डालेगा, जो कभी इधर लुढ़क जाए कभी उधर लुढ़क जाए। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मुझे लगता है कि MS स्वामीनाथन जी को और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, हमने स्वागत किया, लेकिन आज उनकी आत्मा दुखी नहीं होगी। वो कहेंगे कि आपने राजनीतिक सौदेबाजी करके भारत रत्न हमारे लिए ले लिया, लेकिन जिस समुदाय के हम नेता थे, जिनके लिए हम खड़े थे, जिनके हक और हकूक की आवाज़ को हम बुलंद कर रहे थे, आज उन पर गोली बरसाई जा रही है, उन पर लाठी बरसाई जा रही है, उनके पेट पर लात पड़ रही है। वो अपने पसीने की कमाई के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। मुझे तो लगता है अगर आज चौधरी चरण सिंह जी जीवित होते तो वो कहते कि मुझे नहीं चाहिए भारत रत्न, आप किसानों का अधिकार दो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिन मौसम की बरसात भारत रत्न की जिस तरह से हो रही है, वैसी कृपा दृष्टि किसानों पर अगर दिखाई होती तो आज इस देश का किसान आंदोलित न होता। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी की गारंटी, राम मंदिर का उद्घाटन, इन तीन चीजों का मुकाबला कांग्रेस आम आदमी के साथ कैसे करेगी, कैसे कर पाएगी? आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि धर्म और राजनीति का घालमेल जनता करेगी? मैं तो कहती हूँ कि रामलला के भजन गाएंगे और मोदी को हराएंगे, क्योंकि धर्म और राजनीति दोनों अलग चीज़ें हैं। और महात्मा गांधी जिनके चश्मे को मोदी जी ने अपनाया पर नज़रिया नहीं अपनाया, वो तो हमेशा यही कहते थे कि धर्म व्यक्ति की निजी आस्था का मामला है। और धर्म की परिभाषा भी अगर आप रामचरितमानस में अगर देखेंगे, एक मिनट मुझे जवाब दे दीजिए, फिर क्रॉस क्वेश्चन कीजिएगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अवधमाई। तो मणिपुर जल रहा है, आप UAE जा रहे हैं, वहाँ के मंदिर की आपको ज़्यादा चिंता है, लेकिन यहाँ की जनता जनार्दन की चिंता नहीं। 96% बच्चियों के साथ दुष्कर्म बढ़ गया है देश में, 11,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लगातार ऋण बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ये तो कहाँ हित हो रहा है? जनता का कोई हित नहीं है। तो मुझे लगता है कि जनता बहुत समझदार है। वो मानते हैं कि धर्म जरूरी है, धर्म के साथ साथ सियासत भी जरूरी है। तो प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री करें तो फिर सत्ता पे शंकराचार्य जी को बिठाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा 15 मिनट की करें और मोदी जी का भाषण 1 घंटे का हो। रामलला की इतनी छोटी सी छवि और मोदी जी इतने विशालकाय। और जो सर्व विद्यमान है, सिया राम मैं सब जग जानी, उसको आप कहाँ से ले आए और कहाँ आपने बिठा दिया? वो तो कण कण में व्याप्त है। ये सारी चीजें जो हिंदू सनातन धर्म को समझता है वो इन बातों को समझता है। इसीलिए इस बार धर्म और राजनीति का घालमेल जनता की इसका मतलब हिमाचल भी जनता की समझदारी का नतीजा है, तेलंगाना भी नतीजा है, कर्नाटक भी नतीजा है। लेकिन रिसेंटली नतीजे जो हर विधानसभा के चुनाव के समीकरण अलग होते हैं और उसके हिसाब से कहीं जीत होती है, कहीं हार होती है। आपने 3 बताए, मैंने वो 3 बताए जहां हम जीते हैं। तो और मैं आपको राजस्थान का ही उदाहरण दे देती हूँ। हम राजस्थान हार गए, हमारा करीब 39% वोट शेयर है, भारतीय जनता पार्टी का 42% वोट शेयर है। तो 25 सीटें हैं वहाँ पर, जिसमें से 1 हनुमान बेनीवाल जी के पास है, 24 भाजपा के पास है। अगर इसी वोट मत से भी हम करें तो 11 सीटें कांग्रेस की आएंगी, 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। ये जो अभी वोट शेयर है उसको मैं देखकर बता रही हूँ। और आज तो 0 है, तो 11 सीटें तो यही बढ़ गई। फिर कर्नाटक है, फिर तेलंगाना है, फिर मध्य प्रदेश है। अभी क्या कहते हैं, अभी आपने ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। अब 2 सवाल हो गए। एक सवाल आपने भी कहा कि रामलला के भजन गाएंगे, मोदी को हराएंगे, लेकिन ये सवाल तो बनेगा ना कि आप राम मंदिर के वहाँ तो गए नहीं थे, उसका तो विरोध कर दिया था, तो फिर रामलला के भजन की कैसे याद आ गई? देखिए, मैं तो सनातनी हिंदू हूँ। एक कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। राम मंदिर एक निर्माणाधीन मंदिर में आपको प्राण प्रतिष्ठा क्यों करनी थी? क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। शंकराचार्य जी ने विरोध किया। भाई साहब, आप, मैं, राहुल गांधी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी शंकराचार्य से बड़े तो धर्म के ज्ञाता नहीं है, धर्माधिकारी नहीं है। अगर हैं तो फिर वो भी बता दें।
तो अगर शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, आप कांग्रेस नहीं जा रही है, तो जो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं वो आप सनातन धर्म के प्रणेता पर भी आरोप लगा रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अगर मंदिर बनने देते, चुनाव के बाद बनना है, आप रामनवमी पर भी कर सकते थे प्राण प्रतिष्ठा, पर तब तक चुनाव निकल जाता, मंदिर बन जाता, कांग्रेस भी जाती सत्सम्मान, शंकराचार्य भी जाते सत्सम्मान। लेकिन आपने क्या किया? आपने देश के सबसे बड़े संतों को लाइन में खड़ा कर दिया कि वो आपको सलूट मारे, कि प्रधानमंत्री निकले और सारे संत उनके पैर छुए, उनके आगे नतमस्तक होकर खड़े हों। पूरे देश ने देखा है। आप दंडवत करते हैं तो पूजा की थाली आगे सरकाते हैं, आप पीछे नहीं हो सकते। हर कैमरे का फोकस, जितने रामलला दिखे उससे ज़्यादा तो मोदी जी दिखे। आज एक बहुत वायरल हो रहा था वीडियो, एक सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो पहले मोदी जी की आरती करते हैं, फिर रामलला की आरती करते हैं। तो ये आपने ये कैसा है? मुझे लगता है ये सनातन का अपमान है, इससे आपने मान नहीं बढ़ाया है। राजनीतिक ड्रामेबाजी धर्म को ना बनाएं, और बार बार मुझे लगता है प्रभु श्री राम के नाम को, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, सनातन धर्म के नाम को राजनीति के दलदल में घसीटकर मैला नहीं करना चाहिए। देखिए, बसपा की आप बात कर रहे हैं, दयाशंकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष थे। सदन में खड़े होकर उन्होंने मायावती जी को, माफ़ कीजिएगा इस शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, वैश्या कहा। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाया, मंत्री बनाया, और दयाशंकर जी को ससम्मान पार्टी में बनाए रखा। किस मुंह से बसपा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी और इंडिया गठबंधन का विरोध करेगी? मुझे तो लगता है कि अगर कोई उस वक्त खड़ा था मायावती जी के साथ तो कांग्रेस पार्टी खड़ी थी, सदन में भी खड़े थे, संसद में भी खड़े थे। ये इस तरह के लोग हैं, महिला विरोधी लोग हैं, चाहते ही नहीं महिलाएं आगे नेतृत्व में आएँ। और जहाँ तक आप अगर बात करें सीट शेयरिंग को लेकर, तो ये पहले दिन से साफ बात थी कि इंडिया गठबंधन जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर है। फिर भी हमने विधानसभा के चुनावों में भी कोशिश की, बातचीत की, बात कभी बन पाती है, कभी नहीं बन पाती है। देखिए, प्री पोल अलायंस भी होता है, पोस्ट पोल अलायंस भी होता है। यूपीए ने तो 10 साल देश पे राज तो नहीं कहूँगी, पर 10 साल सरकार चलाई, तो वो पोस्ट पोल अलायंस के जरिए ही चलाई ना, तब तो प्री पोल अलायंस कोई नहीं था। तो वो भी विकल्प खुला है आगे, जहाँ जहाँ अलायंस होता है। आज हमारी राजद से बहुत अच्छी बातचीत है, हमारी डीएमके से बहुत अच्छी बातचीत है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से बहुत अच्छी बातचीत है, सपा के साथ यही उत्तर प्रदेश में हमारा बहुत अच्छा ये चल रहा है। तो इस तरीके से विकल्प आगे खुलते जाएंगे। कहा जाता है पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, संभावनाओं का खेल है, संभावनाएं तलाशेंगे। अच्छा, एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। चर्चाएं तो तमाम तरह की, क्योंकि आप कांग्रेस है तो आप सही जवाब देंगे कि मतलब विपक्ष और खासतौर से बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई रायबरेली छोड़ के सोनिया गांधी तो सीधे राजस्थान राज्यसभा में चली गई थी। मतलब क्या है उनका तो कहना है कि बीजेपी तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। और सोनिया गांधी ने भी एक पत्र लिखा है रायबरेली की जनता को, ये कहा है कि परिवार का ख्याल रखिएगा। तो क्या प्रियंका गांधी आ रही है? देखिए, अभी कौन कहाँ से लड़ेगा इसके ऊपर तो मेरे पास जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होती है जो कि निर्णय लेती है कि कौन सा प्रत्याशी किस प्रदेश में कहाँ के सीट से लड़ेगा। प्रियंका जी लड़ेंगी या कहाँ से लड़ेंगी इसके ऊपर जानकारी मिल जाएगी। पर मुझे लगता है कि अपने जीवट से, अपने कुशल नेतृत्व से और अपनी कार्यशैली से भी, अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से कांग्रेस पार्टी के संगठन को बहुत मजबूती दी सोनिया जी ने। जब वो आई, जब उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष की भूमिका संभाली, तब हमारी 3 या 4 राज्यों में सरकार थी, वो 19 राज्यों तक लेके गई। कहा जाता था अटल अडवाणी का युग है, अटल अडवाणी के युग का अंत सोनिया गांधी जी ने किया, तब यूपीए की सरकार बनी, वो चेयरपर्सन थी। मुझे लगता है एक बहुत ही गरिमापूर्ण चुनावी राजनीति का उनका करियर रहा, जो अब समाप्त हुआ है। और मुझे लगता है कि उस चुनावी राजनीति से अब अगर वो राज्यसभा में भी आई हैं, राजनीति में सक्रिय रहेंगी पर चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो एक तरीके की उस तरह की एक विदाई भी गरिमापूर्ण होनी चाहिए। उसका परिहास उड़ाना या उसका माहौल बनाना ये नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है सोनिया जी एक ऐसी शख्सियत हैं भारत की राजनीति में जिनका घोर से घोर विरोधी, धुर विरोधी भी सम्मान करता है, और उस सम्मान को हमें बरकरार रखना चाहिए। और आपने बात करी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, अखिलेश यादव से आपका गठबंधन है। जयंत चौधरी कितनी मुश्किल खड़ी करेंगे आपके लिए? देखिए, जयंत जी तो सीट जीत नहीं पाए थे, एक भी। पिछली बार जीते थे, उससे पिछली बार भी नहीं जीत पाए थे। मुझे लगता है कि वो शून्य का आंकड़ा बरकरार रहेगा। और जिन किसानों के नाम पर लाठियां खाई उन्होंने, उनके दादाजी की इतनी बड़ी विरासत,
उसको इस तरह से नीलाम कर दिया है, वो किसान भाई भी देख रहे हैं और आम जनता भी देख रही है। तो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अच्छी चीज़ है, लेकिन जिसने आपको बुलंदियों तक पहुंचाया उसकी पीठ पे छुरा नहीं घोंपना चाहिए। आपको उम्मीद थी किस तरीके से चले जाएंगे नजदीकिया, तो आप लोगों से बहुत मैंने कहा पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है।